Hello everyone. Today let's do a very beautiful short poem from class 12th Flamingo Aunt Jennifer's Tigers by Adrienne Rich. Let me tell you about the poet first. Adrienne Rich is an American poet, essayist and feminist. She wrote for women's rights. औरतों के अधिकारों के बारे में जनरली वो लिखती थी, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में वो लिखती थी. शी ऑल्सो वन फेमस पुलिट्जर प्राइज आफ्टर हर डेथ. बिफोर डूइंग line by line explanation of the poem, let us discuss new words used in the poem as these are very important for exam point of view. एग्ज़ाम में क्या होता है कि वर्ड्स के मीनिंग पूछ ले जाते हैं. सिनोनिम, एंटोनिम, कॉम्प्रिहेंशंस में आपको ये भी पूछा जा सकता है व्हाट डज दिस वर्ड मीन. तो बहुत इम्पॉर्टेंट है और इवन आपको पोएम को समझने के लिए भी उसके न्यू वर्ड्स के मीनिंग पता होना चाहिए. सो लेट अस स्टार्ट. सबसे पहला वर्ड है प्रेंस. प्रेंस जो वर्ड है इसका मतलब होता है वॉक एक्साइटेडली. ये जनरली जो वॉकिंग मैनर ऑफ हॉर्स है उसे बोलते हैं हम प्रेंस. जंपिंग करते हुए खुशी खुशी से उछलते हुए जो चलते हैं उसे कहते हैं प्रेंस. टोपैज, अ ब्राइट येलो जेमस्टोन. टोपैज जो होता है वो एक येलो कलर का जेमस्टोन होता है जो जनरली यूज़ होता है ऑर्नामेंट्स में. कुछ लोग इसे अपनी रिंग बनवाकर भी पहनते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज डेनिजन्स. डेनिजन्स मीन्स सिटीजन्स और रेजिडेंट्स और इनहेबिटेंट्स. फॉर एग्जाम्पल मैं गुड़गांव में रहती हूँ तो आई एम डेनिजन ऑफ गुरुग्राम. नेक्स्ट वर्ड इज स्लीक. स्लीक मीन्स एलिगेंट. एलिगेंट वेरी स्मूथली. नेक्स्ट शिवेलरिक. शिवेलरिक जो वर्ड है वो 13-14 सेंचुरी में यूज़ किया जाता था फॉर नाइट्स. मीनिंग होता है हीरोइक और पोजेसिंग कर्सी स्पेशली टुवर्ड द वीमेन. नेक्स्ट वर्ड इज ऑर्डियल्स. इट मीन्स डिफ़िकल्टीज और हार्डशिप्स, मुश्किलें. नेक्स्ट वर्ड इज फ्लटरिंग. फ्लटरिंग मीन्स ट्रेम्बलिंग, शिवरिंग, कांपना. मैसिव. मैसिव मीन होता है हैवी, बहुत भारी, बर्डनसम. अब हम पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे. लेट अस मूव टू स्टेंजा 1. स्टेंजा 1 शुरू करने से पहले मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहूँगी कि जो पोएट है उसके नेम की करेक्ट स्पेलिंग आपको लर्न करनी है. एड्रियन रिच है या फिर कोई भी पोएट है, हर पोएम के पोएट की करेक्ट स्पेलिंग आपको आनी चाहिए नेम की. क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन तो मस्ट ही होता है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएट ऑफ दिस पोएम. तो अगर करेक्ट स्पेलिंग आपको नहीं आती है तो वहाँ आपके मार्क्स कट जाते हैं. Let us start stanza 1 now. Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the men beneath the tree. They pace in sleek, chivalric certainty. Aunt Jennifer's tiger. इस पोएम में आंट जेनिफर जो है वो मेन कैरेक्टर है पोएम में. एपोस्ट्रोफी जो यूज़ किया गया है ये शो कर रहा है बिलोंगिंगनेस. जेनिफर्स टाइगर्स. आंट जेनिफर के टाइगर. प्रेंस मीन्स टू मूव. अक्रॉस अ स्क्रीन. स्क्रीन यहाँ पर क्या है? पैनल. पैनल पर बनाए गए हैं. आंट इज क्रिएटिंग और ड्राइंग दीज टाइगर्स ऑन अ स्क्रीन. रियल टाइगर्स नहीं हैं ये. तो ये प्रेंस कर रहे हैं मीन्स बहुत हैप्पीली मूवमेंट कर रहे हैं. ब्राइट टोपेज डेनिजन्स. ब्राइट मीन चमकीला, टोपेज जेमस्टोन, डेनिजन्स सिटीजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. ग्रीन क्या है यहाँ पर? फॉरेस्ट.
तो ब्राइट टोपैज जो कलर है वो टाइगर की स्किन के लिए यूज़ किया गया है। डेनिजन मीन सिटीजन, कहाँ के सिटीजन है? फॉरेस्ट के। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, दे किसके लिए यूज हुआ है? टाइगर्स के लिए। ये जो टाइगर विच इज ड्रॉन बाय आंट जेनिफर, दे डू नॉट फियर, वो नहीं डरते हैं, द मैन, किससे नहीं डरते हैं? ह्यूमन बीइंग से, बीनीथ द ट्री, जो उन्हीं के साथ ट्रीज के नीचे है। दे पेस इन स्लीक शिवैलरिक सर्टेनिटी, पेस मीन मूवमेंट। तो ये जो टाइगर हैं वो बहुत ही स्लीक मैनर में, कॉन्फिडेंटली, प्राउड, और सर्टेनिटी मीन्स अनअफ्रेड, बिल्कुल निश्चित, अपने स्टेप्स पे उन्हें कोई डाउट नहीं है। दे आर मूविंग फियरलेसली। तो ये जो पैनल है इस पे आर्ट ने क्या क्या ड्रॉ किया है? ट्री, टाइगर एंड ह्यूमन बींग्स। अब क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में 2 मार्क्स में कि हाउ आर द टाइगर्स क्रिएटेड बाय आंट जेनिफर? दे आर क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ आइवरी नीडल ऑन द पैनल। और वो कैसे हैं? तो ये जो टाइगर है, हर टाइगर आर ऑफ ब्राइट येलो कलर। टाइगर्स आर डेनिजन ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। They love to live in their natural habitat, that is forest. They are powerful, brave and confident. They are prancing across the screen proudly and fearlessly. तो easily अगर आपको स्टेंजा समझ आ जाता है तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आप easily आंसर कर सकते हैं। Stanza 2. Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. In this stanza, Aunt Jennifer's fingers fluttering. इसमें पोइट कहते हैं कि when she was creating tigers on the panel, पैनल क्या है? इस तरह से होता है पैनल। ये पैनल है, इसमें क्लॉथ को फिक्स कर दिया जाता है, फिर यहाँ से इसको टाइट किया जाता है। देन बाय यूजिंग दीज थ्रेड्स जनरली क्या की जाती है? एम्ब्रॉयडरी की जाती है, और वही आंट जेनिफर कर रही हैं। तो जब वो ऐसा कर रही हैं, हर फिंगर्स फ्लटर, ट्रेम्बल कर रही हैं उनकी फिंगर्स। फाइंड इवन द आइवरी नीडल, आइवरी क्या होता है? टस्क ऑफ द एलिफेंट, आइवरी टस्क ऑफ द एलिफेंट, और ये उससे बनी हुई नीडल बहुत ही लाइट वेट है। फिर हार्ड टू पुल, क्यों? उसको करने में उनको बहुत मुश्किल क्यों आ रही है? इट माइट बी बिकॉज ऑफ 2 रीजन्स। या तो वो डोमेस्टिक चोर्स करते करते बहुत वीक हो गई हैं, और या फिर द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। अंकल्स कौन है यहाँ पर? आंट जेनिफर के हस्बैंड हैं, उनको पोइट ने अंकल बोला है। जो वेडिंग बैंड दिया था उन्होंने मैरिज के टाइम, ये वेडिंग बैंड है, सिट्स हैवीली, उसका जो मैसिव वेट है, बहुत ज़्यादा हैवी। वेट मीन्स यहाँ पर केजीज में नहीं है, इट इज़ वेट ऑफ बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द मैरिड लाइफ। आफ्टर मैरिज जो डेली चोर्स करने होते हैं लेडीज़ को, वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो वेट था वो उनके हैंड पे बहुत ही ज़्यादा सेट हुआ था। उनके जो हस्बैंड है, ही इज़ वेरी डोमिनेटिंग एंड एरोगेंट। शी वॉज फ्राइटेंड, शी हैज़ नो लिबर्टी टू डू वर्क ऑफ हर चॉइस। इसलिए जो मैरिड लाइफ है उनकी, इट वॉज नॉट अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस। स्टेंजा 3. When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. In this stanza, poet tells us कि
व्हेन आंट इज डेड, कि जब आंट मर जाएंगी, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, तब भी उनके जो टेरिफाइड हैंड्स है, यहाँ पर ट्रांसफर्ड एपिथेट यूज किया गया है, हैंड टेरिफाइड नहीं होते, आंट मस्ट बी टेरिफाइड, तो उनके जो हाथ हैं वो तब भी उन्हीं ड्यूटीज, उन्हीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डियल्स, हार्डशिप्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो उन्होंने अब तक की है अपनी मैरिड लाइफ में, फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, सारा दिन वो हाउस होल्ड चोर्स में बिजी रहती थी, अगर वो मर भी जाएंगी तब भी वो रिंग्ड रहेंगी इन हार्डशिप्स के साथ। शी वॉज मास्टर्ड बाय, कौन सी, जो जैसे कि सर्कस में एक मास्टर होता है, वो किसी एनिमल को ट्रेन करता है, इसी तरह से शी इज़ ट्रेंड इन डूइंग दीज थिंग्स। उनके जो हस्बैंड हैं वो हमेशा उनको बुलिंग करते रहते हैं और वो हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ करती रहती हैं, मरने के बाद भी वो ऐसा ही करती रहेंगी। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, लेकिन वो टाइगर्स जो उन्होंने पैनल पे बनाए हैं, विल गो ऑन प्रेंसिंग, वो तो ऐसे ही घूमते रहेंगे, प्राउड एंड अनअफ्रेड, प्राउड और फियरलेस मैनर में वो हमेशा प्रेंस करते रहेंगे। तो यहाँ पर ऐसा क्यों है कि जो टाइगर्स उन्होंने बनाए हैं वो बहुत ही स्ट्रोंग, प्राउड एंड अनअफ्रेड हैं, जबकि उनका खुद का जो कैरेक्टर है वो इसके बिल्कुल अपोजिट है। आपने सुना होगा कि अगर हम किसी चीज़ को अपना अंदर हमारे कुछ बैठ जाता है और हम अपनी जो डिज़ायरेबल थिंग्स हैं वो नहीं कर पाते हैं, तो एक डिप्रेशन, एक डुअल पर्सनैलिटी आ जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा हमें लिखना, स्केच करना, सिंगिंग करना, ये सब करके अपने जो इमोशंस हैं उनको निकाल देना चाहिए, अदरवाइज इट विल बिकम अ डिसऑर्डर। डुअल पर्सनैलिटी का आपने वो मूवी देखी होगी शायद, बहुत सारी मूवीज़ हैं जिसमें वो एक साउथ की मूवी है कोई, जिसमें पहले वो सीधा सा इंसान होता है और रात को नींद में वो मर्डर्स करता है। इसी तरह से वो मंजोलिका वाली मूवी है जिसमें वो पहले सिर्फ अपना अच्छे से रहती है दिन में और रात में अचानक से वो डांस करती है और अपने आप को बहुत पुराने ज़माने की नर्तकी समझने लगती है। तो इसी तरह से अपनी जो आंट जेनिफर है वो भी इनको, जो टाइगर को है, एक पावरफुल एनिमल उन्होंने बनाया है क्योंकि वो इन जैसा बनना चाहती है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द पोएम, थीम ऑफ द पोएम। There are two themes in the poem. The first theme is to show the pitiful condition of married women. She is never free from her domestic duties. बहुत ही दयनीय स्थिति दिखाई गई है मैरिड वीमेन की, वो हमेशा ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमेशा उनके ऊपर रहती है, वो कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से फ्री नहीं होती हैं, इवन आफ्टर डेथ भी उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ख़त्म नहीं होती। The other theme contrasts the mortality of human beings against the immortality of art. और जो दूसरा थीम है वो क्या शो करता है, कंट्रास्ट शो करता है ह्यूमन बींग्स की मॉर्टेलिटी पे एंड आर्ट की इमॉर्टेलिटी पे। ह्यूमन बींग जो है वो नश्वर हैं, आर्ट फॉर्म जो है वो एवरलास्टिंग है, लाइक द टाइगर क्रिएटेड बाय आंट जेनिफर। Let us check literary devices or poetic devices used in the poem. Rhyme scheme. Rhyme scheme आपको पहले भी पिछली पोएम्स में मैंने निकालने सिखाई थी, अब फिर से हम देख लेते हैं। राइम स्कीम निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, लाइन का लास्ट वर्ड देखना होता है, जैसे लाई, बाय, मेड,
अनअफ्रेड। तो जो वर्ड्स राइम करते हैं उनको हम सेम अल्फ़ाबेट देते हैं और जो डिफरेंट होते हैं उनको डिफरेंट अल्फ़ाबेट देते हैं। लाई और बाय दे आर राइमिंग विद ईच अदर, सो ए मेड अनअफ्रेड, these two words are rhyming with each other, so B। तो राइमिंग स्कीम क्या है? A B। ये जो पोएम है राइमिंग कपलेट्स में लिखी गई है और बहुत ही छोटी सी पोएम है, 12 लाइन्स है इसकी और हर स्टेंजा की राइमिंग स्कीम A B है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज anaphora, use of same word in two consecutive lines is called anaphora। आपने देखा होगा स्टेंजा नंबर 2 में जो दे वर्ड था वो रिपीट हो रहा था। लेट अस मूव टू स्टेंजा 2 वंस। क्या था उसमें ये देखिए, स्टोरी स्टेंजा 2 में नहीं था, सॉरी, इट वॉज इन स्टेंजा नंबर 1। देखिए, दे डू नॉट फियर द मैन, दे पेस इन स्लीक शिवैलरिक सर्टेनिटी। तो ये जो दे वर्ड है ये जब रिपीट हो रहा हो दो लगातार लाइन में, दे ये बिगिनिंग ऑफ द लाइन में भी हो सकता है और कहीं बीच में भी आ सकता है। तो इस डिवाइस को हम कहते हैं एनाफोरा। नेक्स्ट डिवाइस इज metaphor। Metaphor, use of topaz to describe the yellow color of tigers, bright topaz। मेटाफर कब होता है? जब हम किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं विदाउट यूजिंग वर्ड्स लाइक और एज, मीन्स हम कंपैरिजन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कह देते हैं रोहन इज़ टाइगर ऑफ द क्लास, कि टाइगर की क्वालिटीज़ है उसमें, डायरेक्ट क्वालिटीज़ डाल देते हैं उसमें। लेकिन सिमिली वो होता है जब हम ये बोले रोहन इज़ लाइक द टाइगर ऑफ क्लास। तो यहाँ पर क्या है? ब्राइट टोपैज मेटाफर। नेक्स्ट डिवाइस इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन बहुत सारी पोएम्स में हम कर चुके हैं। रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड in beginning of the words to adjacent words or more than 2 times also। तो F sound is repeated in fingers fluttering, F। then again P sound is repeated prancing and proud। तो ये जो डिवाइस है P F इसे हम कहते हैं alliteration। This was all about your poem. Today we have done full explanation, new words, theme of the poem and poetic devices used in the poem. I hope you have understood it well and enjoyed the video. Like, share and subscribe if you feel so. Don't forget to put your valuable comments in comment section. Thanks for watching. See you again in next video. Till then, keep learning, keep watching. Thanks.